हेलो हेलो दोस्तों, वन पीस चैप्टर नंबर 1180 के फुल स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए हम इसको रीड करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड है इस बार। चैप्टर 1180 ओमन, इन जापानीज कांजिस मीनिंग डिमोनिक ऑरा। तो चैप्टर का नाम रखा है ओमन, जिसको जापानीज में कांजिस कहते हैं और इसको डिमोनिक ऑरा भी कहते हैं। Reader requests in the cover, Vegapunk modifies Zeus so that he rains down candies for Chopper। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कवर पेज हमको देखने को मिला है, जिसमें कि वेगापंक ज़्यूस को ऐसे मॉडिफाई करता है कि वो चॉपर के लिए कैंडीज की बरसात कर रहा है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि जो ज़्यूस नामी के साथ रहता है और नामी उसको लाइटनिंग बॉल्स खिलाती रहती है, और लाइटनिंग बॉल्स खाने के बाद जो ज़्यूस एकदम पावरफुल बन जाता है, वो ऐसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है कि वो कैंडीज़ की बरसात करे, और चॉपर के लिए वो भी। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। चैप्टर स्टार्ट्स विद एन अमेजिंग डबल पेज विथ अ क्लोजअप ऑफ ईमू। तो चैप्टर की शुरुआत होती है ईमू के एक डबल पेज स्प्रेड से, जो कि ईमू का एक क्लोजअप होता है। तो हमको इसी से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये चैप्टर ईमू के लिए क्या अहमियत रखने वाला है, और ईमू इस चैप्टर में क्या अहमियत रखने वाला है। द वाइट डॉट्स आर ऑल ओवर ईमूज बॉडी। ईमू की बॉडी पे पूरी जगह, हर जगह वाइट डॉट्स बने हुए हैं। इवन इन हिज लेग्स एंड फीट, उसके पाँव में भी और उसके पैर में भी, दोनों ही पैर और पाँव में उसके वाइट डॉट्स बने हुए हैं। अब ये वाइट डॉट्स क्या हो सकता है? ये वाइट डॉट्स हो सकता है उसके जो पावर्स, डिमोनिक पावर्स हैं, उसका कुछ सिंबल होगा, या फिर हो सकता है कि जो ये वाइट डॉट्स हैं, ये उसकी कोई इलनेस का भी कोई इंडिकेशन हो सकता है, कि जो उसको इलनेस हुई है। जैसे वो जब एल्बाफ में आया था तो हमको पता है कि उसने खांसना शुरू कर दिया था। तो क्या ये वाइट डॉट्स उस तरीके का हो सकता है कि उसकी इलनेस को भी दिखाए, कि उसकी इलनेस का वो नतीजा है कि उसके पूरे बॉडी पे वाइट डॉट्स बने हुए हैं। अच्छा, ये वाइट डॉट्स ऐसे हैं जो कि जैसे लेपर्ड्स के स्किन पे जो ब्लैक डॉट्स होते हैं ना, वैसे हैं। तो ये हो सकता है उसकी जो डिमोनिक बॉडी है उस पर ये एक नेचुरल वाइट डॉट्स बने हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी इलनेस का भी एक इंडिकेशन हो कि कोई ऐसी इलनेस हुई है जिसमें कि पूरी बॉडी पे वाइट डॉट्स हो जाते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ है। ईमू लैंड्स इन द वेस्टर्न विलेज एंड आस्क्स समथिंग टू द जाइंट्स। ईमू वेस्टर्न विलेज में लैंड करता है सबसे पहले, और फिर जाइंट से कुछ पूछता है। क्या पूछता है? वेयर इज द किंग ऑफ दिस कंट्री। ईमू पूछता है जाइंट से कि इस एल्बाफ का राजा कौन है, किंग कौन है। पर हमको पता है कि एल्बाफ का तो कोई राजा है ही नहीं अभी। राजा सिर्फ बाकी कंट्रीज का है, जो 20 अदर कंट्रीज है उनमें, वहाँ पे राजा है। बट एल्बाफ फिलहाल किंगलेस है, कोई किंग नहीं है यहाँ पे। जो लास्ट किंग था वो था हैरल्ड, और हैरल्ड को लोकी ने मार दिया था। तो अभी ऑफिशियली और कोई किंग बना नहीं है। तो ब्रॉगी, जो कि ईमू के सामने खड़ा है, उसको आंसर करता है, और ब्रॉगी कहता है हु द हेल आर यू। ब्रॉगी कहता है तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। और डॉरी ब्रॉगी के साथ ही है। तो डॉरी कहता है वी गॉट नो किंग इन द एल्बाफ। डॉरी कहता है कि एल्बाफ में कोई किंग नहीं है। Emu notices that Summers is in Gerd's hands and he says him, "What have you been up to, Summers?" तो ईमू देखता है कि जो सॉमर्स हैं वो गर्ड के हाथ में बंद पड़ा है, क्योंकि गर्ड ने सॉमर्स को पूरी तरीके से अपने पाम के अंदर पूरा जकड़ के रखा हुआ है। तो ईमू ये देखता है और सॉमर्स से पूछता है कि सॉमर्स, व्हाट हैव यू बीन अप टू, क्या कर रहे हो तुम। ऑब्वियसली सॉमर्स को तो थोड़ा तो डर लग ही रहा होगा, क्योंकि आखिर ईमू खुद आया है एल्बाफ, कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो ऑब्वियसली सॉमर्स, और चूंकि सॉमर्स ऑलरेडी हैज़ बीन डिफीटेड बाय द स्ट्रॉ हैट्स, तो उसको डर तो लग ही रहा था ईमू को फेस करने में। पर फिर भी लेट्स सी कि सॉमर्स क्या करता है। ईमू जंप्स एंड यूजेस हिज स्पीयर सो फास्ट दैट वी कांट सी इट। अच्छा, ओ तो ईमू अपना जो स्पीयर उसके साथ लेके आया है, वो स्पीयर इतनी तेज से चलाता है कि कोई उसको देख भी नहीं पाता है। वहाँ पे डोरी है, ब्रोगी है, किसी को पता नहीं चलता है ये क्या होता है। इन अ फ्लैश उसका स्पीयर चलता है,
और गर्ड जो है, गर्ड्स थम्स एंड 4 फिंगर्स गॉट कट ऑफ इन एन इंस्टेंट। गर्ड के जो उंगलियां हैं, थम और जो उंगलियां हैं वो कट जाती है पूरी तरीके से, क्योंकि गर्ड ने सॉमर्स को अपनी उंगली में जकड़ के रखा था। तो ईमू इतनी तेज से चलाता है अपना स्पीयर कि गर्ड को पता भी नहीं चलता है, उसकी उंगलियां कट जाती है, किसी को नहीं पता चलता है। और फिर क्या होता है, फिर सॉमर्स जो है वो ग्राउंड पे गिर जाता है। हायरोडीन enraged lunges at Emu when Emu is about to attack Hyruddin। ईमू जो है वो गर्ड को अटैक करता है, गर्ड के फिंगर्स काट देता है और समर्स की बॉडी ज़मीन पे गिर जाती है। ये देख रहा होता है हायरुद्दीन, और वहीं पे ब्रोगी और डोरी भी हैं, हम ये भी जानते हैं। बट हायरुद्दीन ये देख करके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हो सकता है कि गर्ड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए। और इनफैक्ट हायरुद्दीन का ये है कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, ही फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द न्यू जायंट पायरेट्स, कैप्टन है वो, तो इसलिए हायरुद्दीन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सांसन हायरुद्दीन को रास्ते से हटा देता है, लात मार के हटा देता है। क्यों? क्योंकि वो हायरुद्दीन को ऑब्वियसली बचाना चाहता है, क्योंकि सांसन जानता है कि ईमू बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हायरुद्दीन उसको काउंटर नहीं कर सकता है, चाहे हायरुद्दीन कितना भी ज़्यादा अभी गुस्से में हो, फिर भी हायरुद्दीन नहीं हरा पाएगा। इसलिए सांसन खुद हायरुद्दीन को किक करता है और उसको रास्ते से हटाता है ताकि वो ईमू को फेस कर सके। लेकिन क्या होता है आगे? अनफॉर्चुनेटली ईमूज अटैक कट्स वन ऑफ स्टांसन्स लेग्स। सो ईमू का जो अटैक है वो हायरुद्दीन को, तो ईमू के अटैक से स्टांसन बचा लेता है, लेकिन ईमू का अटैक इतना फास्ट और इतना पावरफुल होता है कि स्टांसन का एक पैर कट के अलग हो जाता है। अब ये सब देख रहा होता है जोरो। सो व्हाट डज जोरो डू? जोरो अटैक्स ईमू विथ इंडू संतोर्यू रेंगोकू ओनिगिरी। तो जोरो अपना एक स्पेशल अटैक यूज करता है, रेंगोकू ओनिगिरी, और ईमू को उससे अटैक करता है। बट ईमू ब्लॉक्स इट इजिली विद द टिप ऑफ हिज टेल। जोरो के ओनिगिरी अटैक को ईमू बस अपने टिप ऑफ द टेल से रोक देता है। कैन यू इमेजिन? लास्ट हमने कब देखा था कि जोरो का कोई अटैक किसी ने एक टिप ऑफ पॉइंट से रोका था? वो था मीहॉक, जिसने अपने छोटे वाले ब्लेड के पॉइंट से जोरो के ब्लेड्स को रोक दिया था। और अब हम जाकर के, अब एल्बाफ में जाकर के हमको दिख रहा है कि जोरो के ओनिगिरी, जो कि एक उसका स्पेशल अटैक है, जो कि जोरो का काफ़ी पावरफुल अटैक है, उसको ईमू अपने टेल के टिप से रोक देता है। मतलब इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग जोरो ने मीहॉक के फाइट में ही फेस करा था इससे पहले। इवन काइडो के साथ ऐसा नहीं हुआ, बिग मॉम के साथ ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले जिससे भी जोरो ने फाइट करी थी उसके किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसके जोरो के अटैक को एक टिप से वो कोई रोक दे, ब्लॉक कर दे। बट यहाँ पे ईमू, हम सब जानते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल है, और अपने टेल से वो जोरो के अटैक को रोक देता है। तो मतलब ईमू इज़ सो डैम पावरफुल, एंड वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट कि ईमू क्या कर सकता है अभी एल्बाफ में। क्योंकि अगर जोरो के अटैक्स काम नहीं कर रहे हैं तो आप सोचो कि और किसके अटैक्स काम कर सकते हैं। सिर्फ लूफी बचता है और एक लोकी बचता है, बट अभी लूफी और लोकी यहाँ पे पिक्चर में है ही नहीं, तो और कौन करेगा फेस ईमू को अगर जोरो फेस नहीं कर सकता? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो वेस्टर्न विलेज है वहाँ पे जोरो के अलावा हायरुद्दीन, स्टांसन, डोरी और ब्रोगी, बस यही मेन फाइटर्स हैं। और स्टांसन का ऑलरेडी पैर कट चुका है, हायरुद्दीन को ऑलरेडी स्टांसन ने हटा दिया रास्ते से कि तुम मत लड़ो। डोरी एंड ब्रोगी बचे हैं, बट जब जोरो टेक डाउन, जब जोरो के अटैक्स काम नहीं कर रहे ईमू पे, बट जब एक सिर्फ और टिप ऑफ द टेल से जोरो के अटैक को ईमू ब्लॉक कर रहा है, तो डोरी एंड ब्रोगी के अटैक्स कितना काम करेंगे, ये थोड़ा मतलब हमें देखना पड़ेगा कि क्या होगा। ईमू क्रिएट्स अ लिटिल ब्लॉक फ्लेम इन द पाम ऑफ हिज हैंड कॉल्ड ओमन। ईमू अपने हाथ में, पाम में एक अटैक कंजर करता है, ब्लैक फ्लेम अटैक कंजर करता है, जिसका नाम पड़ता है ओमन। तो अब हम जानते हैं कि चैप्टर का नाम भी क्यों ओमन पड़ा है, क्योंकि ये ईमू के इसी अटैक के बारे में होने वाला है। तो शायद ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ओडा ने चैप्टर का नाम ही अटैक पे रख दिया। तो देखते हैं कि ये अटैक आखिर कितना ज़्यादा पावरफुल है। Emu creates a little black flame in the palm of his hand called Omen and shoots it to Zoro's head.
तो ईमू ने अपने पाम ऑफ हैंड में एक ब्लैक फ्लेम कंजर किया होता है और उसको वो अटैक करता है ज़ोरो के ऊपर और ज़ोरो के सर पे मारता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अटैक एक जैसे डोफ्लामिंगो बुलेट्स शूट कर रहा था, अपने स्ट्रिंग बुलेट शूट कर रहा था, या फिर जैसे फिंगर पिस्टल होता है जो CP0 यूज़ करती है, CP9 यूज़ करती थी, तो वैसा ही ये अटैक होने वाला है। छोटा होगा, इसका आउटपुट छोटा होगा बट इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। तो जैसे ईमू शूट कर रहा है अपने हाथ से ये ब्लैक फ्लेम अटैक इन फॉर्म ऑफ अ बुलेट और ये ज़ोरो के सर पे जाकर लगता है और फिर ज़ोरो के साथ क्या होता है आगे देखते हैं। मेकिंग हिम लाई डाउन विथ ब्लड ऑन हिज हेड लाइक बीइंग हिट बाय अ बुलेट। तो ज़ोरो को ब्लैक फ्लेम अटैक डायरेक्ट लगती है और ज़ोरो के सर से खून बह रहा होता है। हम जानते हैं कि ज़ोरो को फिजिकली इंजर करना कितना मुश्किल है। इवन जो लास्ट फाइट हुई है ज़ोरो की किंग के साथ, उसमें भी ज़ोरो इतना ज़्यादा फिजिकली इंजर नहीं था, वो इंटरनल इंजरीज थी ज़ोरो की जो कि उसने काइडो के साथ लड़ करके उसको मिली थी ज़्यादातर। बट किंग के फाइट में उसको इंटरनल इंजरीज ज़्यादा थी, फिजिकल इंजरीज आउटर इंजरीज ज़्यादा नहीं हुई थी। किंग ने उसको बाहर से ज़्यादा डैमेज नहीं करा था, बाहर से उसको कट्स वट्स कुछ नहीं आए थे, थोड़ा बहुत जो ब्लड स्प्लैटर होता है मुंह से निकलता है बस वो सब हुआ था। बट फिजिकल इंजरी बाहर से नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पे ज़ोरो को ब्लैक फ्लेम अटैक से ईमू अटैक करता है और ज़ोरो के सर से खून बह रहा होता है, इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा खून कभी निकला नहीं ज़ोरो का। और वहीं पे ज़ोरो इस फाइट से आउट हो जाता है। ईमू देन यूजेस ओमेन ऑन हायरुद्दीन बट दिस टाइम इट टर्न्स इनटू अ ह्यूज एक्सप्लोजन। तो फिर जब ज़ोरो फाइट से आउट हो जाता है तो फिर ईमू हायरुद्दीन पे भी ओमन अटैक करता है, शायद इसलिए क्योंकि जब ज़ोरो गिरा ज़मीन पे तो हायरुद्दीन ने देख करके वो हायरुद्दीन आया होगा फाइट में लड़ने के लिए, बट हायरुद्दीन को पहले ही स्पॉट कर लेता है ईमू और ईमू ओमन से अटैक करता है साथ ही उस पर भी। और लेकिन हायरुद्दीन को वो डायरेक्टली लगता नहीं है और ईमू का वो जो अटैक होता है वो एक एक्सप्लोजन में बदल जाता है, वो डायरेक्ट अटैक लगता नहीं है हायरुद्दीन को। तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। We see that the black ring with eyes on Emu's back is actually a ring of black fire. तो ईमू के पीठ के ऊपर एक ब्लैक रिंग बना हुआ है जो कि एक ब्लैक फायर जैसा दिखता है। तो हो सकता है कि इसी रिंग से ईमू के बॉडी पे फायर आ रहा हो, ब्लैक फायर आ रहा हो, कंजर कर रहा हो और वही ब्लैक फायर को चैनल करके ईमू अपने पाम्स में ला करके एंड देन उसको अटैक कर रहा हो। तो ये थोड़ा बहुत मेरे को ना वो ल्यूनारियन जो किंग था उसके पावर जैसा भी लगता है, क्योंकि किंग के बैक पर भी फायर था और जब वो फायर नहीं जल रहा होता था तो किंग की स्पीड बढ़ जाती थी, बट जब वो फायर जल रहा होता था तो किंग का जो ड्यूरेबिलिटी था, जो अटैक्स लेने की जो क्षमता थी वो ज़्यादा बड़ी होती थी। तो क्या ऐसा ही कुछ ट्रेड ऑफ ईमू के साथ भी है? क्या ईमू के पावर्स भी कुछ ऐसे मिलते जुलते हो सकते हैं कि उसके पीठ के पीछे जो रिंग बना है वो उसको थोड़े टाइम के लिए एक पावर बूस्ट देता हो और जब वो रिंग ना हो तो फिर ईमू की स्पीड बढ़ जाती हो, या उसके जो बैक से जो विंग्स निकलते हैं वो तब निकलते हो जब ईमू का फायर जो है पीठ पे वो फायर वाली रिंग एक्टिव नहीं होती है। तो इनमें से कुछ एक दो चीज़ हो सकती है। क्या होगा ये हमको पता चलेगा। ईमू conjures another omen, but this time he gives it to Somers, restoring Somers immediately. तो फिर ईमू जो एक बार फिर से ओमन को कंजर करता है अपने पीठ में, जो उसके पीठ में जो ब्लैक रिंग है उससे ब्लैक फायर निकाल करके फिर वो ओमन कंजर करता है और इस बार वो किसी को अटैक नहीं करता है, वो सॉमर्स को देता है वो ओमन अटैक और सॉमर्स उससे इंस्टेंटली हील हो जाता है। मतलब ये पावर काफ़ी वर्सेटाइल है ईमू की। ईमू इससे किसी को डेडली अटैक भी कर सकता है और किसी को हील भी कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी अटैक है, मच लाइक मार्कोस फीनिक्स डेविल फ्रूट, जिसके हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी है। और मार्को के फ्रूट के बाद हम देखते हैं कि ये ल्यूनारियन के साथ ही ऐसा एक था जब वो खुद को हील कर सकता था, बट वी डिड नॉट नो कि ल्यूनारियन दूसरों को हील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि
ईमू अपने पावर से दूसरों को भी हील कर रहा है, विच इज़ वेरी वर्सेटाइल थिंग, वर्सेटाइल पावर टू हैव। और इस पावर के आगे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं ये काफ़ी दिलचस्प होगा देखना। 2 black bird-like wings emerge from Emu's back. Then he flies to Gunko. तो फिर जब यहाँ पे ईमू सॉमर्स को पूरी तरीके से हील कर देता है तो ईमू के पीठ के पीछे से 2 ब्लैक विंग्स निकलते हैं और फिर वो फ्लाई करके गंको के पास चला जाता है। With them, the flame on Emu's spear transforms into a cannon, which fires a black fire that has eyes and mouth. तो ईमू जब वो स्पीयर के साथ जो ब्लैक फायर उसके पीठ पे आया था, जब वो फायर को वो स्पीयर में डालता है तो फिर वो एक कैनन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो जो ब्लैक फायर है उसका आँख भी, उसकी आँखें भी हैं और उसके माउथ भी है। तो मतलब इट इज़ लाइक अ एनिमल और अ ह्यूमन यू कैन से। वो जो उसका स्पीयर था वो एक कैनन में बदल जाता है और उस कैनन का हाथ भी, उस कैनन का की आँखें भी होती है और मुंह भी होता है। तो इट्स मच लाइक बिग मॉम्स होमीज, जब उनमें सोल डालती थी बिग मॉम, जो अनलिवेबल चीज़ें थी उनमें जब सोल डालती थी बिग मॉम तो उनके भी आँख और मुंह आ जाते थे। वैसे ही यहाँ पर भी ईमू के पास वो पावर है जो कि वो नॉन लिविंग थिंग्स में अगर वो ये ब्लैक फायर डालता है तो उनके मुंह और आँखें आ सकती हैं, आ जाती हैं यहाँ, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ईमू के पास भी वो पावर है कि वो होमीज जैसी चीज़ें कर सकता है। जैसे बिग मॉम होमीज बना सकती थी वैसे ईमू भी कर सकता है। लेकिन अब होमीज, बिग मॉम के होमीज के पास जैसे फिजिकल पावर ज़्यादा नहीं थी। जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, आइटम्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, अगर स्टील है तो स्टील की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बस थी उसके पास। बट यहाँ पे क्या ईमू अपने कैनन वाले वेपन में और ज़्यादा पावर डाल सकता है? क्या कैनन खुद से ऑपरेट कर सकता है बिना ईमू के कमांड के? ये सब हमको आगे पता चलेगा। द आइस ब्लॉक वेयर गंको इज क्रिएटिंग अनदर ह्यूज एक्सप्लोजन। तो फिर वो कैनन से गंको जहाँ पे आइस बन के है वो कैनन गंको पे अटैक करता है और फिर वो एक ह्यूज एक्सप्लोजन पैदा करता है। बट क्या इससे गंको को कुछ होगा? क्या गंको का जो लोकी ने उसको फ्रीज करा था क्या वो पिघलेगा या फिर टूटेगा? क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि एक बार लोकी ने किसी को फ्रीज करा तो फिर वो अनडन तभी हो सकता है जब लोकी खुद रैग्नीर से अटैक करेगा, हम ये जानते हैं। लेकिन अभी ईमू ने अपना जो ब्लैक फायर है वो एक अपने स्पीयर में डाला और स्पीयर फिर वो कैनन में बदल गया और फिर वो कैनन अटैक करता है गंको के उस फ्रीज बॉडी पे। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? एक ह्यूज एक्सप्लोजन। अब क्या एक्सप्लोजन में वो आइस टूटेगा या नहीं टूटेगा ये हम देखते हैं। देन ईमू अराइव्स एट किलिंगहैम एंड ग्रांट्स हिम विथ ओमन। तो गंको से उड़ करके फिर वो ईमू चला जाता है किलिंगहैम के पास। गंको के साथ क्या हुआ ये हम नहीं जानते हैं। गंको का वो जो फ्रीज वाला जो शेल था वो टूटा या नहीं टूटा ये हम अभी नहीं जानते हैं। सिर्फ एक एक्सप्लोजन हुआ, हम इतना जानते हैं। गंको से उड़ करके ईमू किलिंगहम के पास जाता है और किलिंगहम को भी ओमन देता है जिससे कि किलिंगहम भी पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाता है। ये देख करके फिर सांजी अटैक्स ईमू विथ अ किक। सांजी ईमू को एक किक के साथ अटैक करता है। हो सकता है वो टियाब्ले जाम्बले होगा, इफिट जाम्बे प्रॉब्ली होगा, क्योंकि सांजी को ये पता है कि छोटे मोटे अटैक से ईमू को कुछ होने वाला है नहीं। सांजी ने वो देखा था हाकी बर्स्ट, जब ईमू पहली बार एल्बफ में पहुंचा था तो जो हाकी बर्स्ट हुआ था वो सांजी को अच्छी तरीके से पता है और सांजी जानता है कि ईमू को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो डेफिनेटली सांजी ने ईमू को अपने इफिट जाम्बे से ही अटैक करा होगा और ईमू ब्लॉक कर देता है उसको। सरप्राइजिंगली ईमू सांजी के भी अटैक को ब्लॉक कर देता है। तो जोरो के अटैक को भी ईमू ने ब्लॉक कर दिया और सांजी के अटैक को भी ईमू ने ब्लॉक कर दिया बहुत ही इजीली। तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है आगे, क्योंकि सांजी एंड जोरो कंप्लीटली ईमू के सामने नहीं चल रहे हैं। विद द सोल ऑफ हिज फुट, अपने जूते के सोल से सांजी के अटैक को ईमू ब्लॉक कर देता है। आप
अंदाज़ा लगाओ कि कितना ह्यूमिलिएटिंग होगा ये विंग्स ऑफ द फ्यूचर पायरेट किंग के लिए। जोरो के अटैक को अपने टेल के टिप से और सांजी के किक को अपने जूते के सोल से ईमू ब्लॉक कर देता है, दोनों के स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ अटैक्स को। उफ भाई, मतलब ईमू इतना ज़्यादा पावरफुल लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कौन लड़ेगा अभी। जोरो का पता नहीं, जोरो ऑलरेडी जख्मी पड़ा है, सांजी का अटैक ब्लॉक कर चुका है ईमू, तो अब कौन बचेगा फिर जो ईमू को चैलेंज कर सकेगा। ईमू इज अबाउट द सेम साइज एज काइडो, बिग मॉम, कुमा। तो अब हमको पता चलता है कि ईमू का एक्चुअल साइज़ क्या है। इससे पहले हम सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे थे कि अच्छा ईमू लोकी के साइज़ का भी हो सकता है, या फिर एक जायंट के साइज़ का, किंग हेरल्ड के साइज़ का होगा, या फिर ड्रैगन, या फिर और किसी के साइज़ का होगा। बट हमको यहाँ पे पता चलता है कि ईमू काइडो, बिग मॉम और कुमा के साइज़ का है। देन ईमू टर्न्स अराउंड एंड किक्स सांजी। ईमू मुड़ता है और सांजी को किक करता है विथ हिज लेग कोटेड इन ब्लैक फ्लेम्स। और ईमू का जो पैर है जिससे वो सांजी को अटैक करता है वो ब्लैक फ्लेम्स में कोटेड है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ईमू का पावर ब्लैक फ्लेम्स से काफ़ी ज़्यादा मतलब है, मतलब ब्लैक फ्लेम्स इज़ मेजॉरिटी ऑफ ईमूज पावर। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पावर ब्लैक फ्लेम्स ही है। ईमू के पास ऑब्वियसली बहुत सारे पावर्स होंगे, हाकी अभी तक ईमू यूज़ नहीं कर रहा है, ब्लैक फ्लेम सिर्फ यूज़ कर रहा है, जो कि उसके डेविल फ्रूट एबिलिटी ही होगी मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि हाकी तो ईमू यूज़ कर नहीं रहा है बिल्कुल भी। या फिर ये भी हो सकता है कि हाकी भी कोटेड है और ईमू का ब्लैक फ्लेम जो डेविल फ्रूट का पावर है वो भी कोटेड है, तो मतलब डबल पावर के साथ वो अटैक कर रहा है सांजी को और जोरो को, और इसलिए शायद ना जोरो का अटैक काम कर रहा है ना सांजी का अटैक काम कर रहा है। और अब हम देख रहे हैं कि ईमू सांजी को भी अटैक करता है विथ हिज लेग, किक करता है कोटेड इन ब्लैक फ्लेम्स। इट क्रिएट्स अ ह्यूज एक्सप्लोजन एंड वी डोंट नो व्हाट हैपेंस टू सांजी। तो फिर जब ईमू सांजी को अटैक करता है तो उससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हमको नहीं पता होता कि सांजी के साथ क्या हुआ। हमको पता है कि जोरो जख्मी हो चुका है पूरा, वो ज़मीन पर पड़ा है और लहू लुहान हुआ पड़ा है, लेकिन हमको नहीं पता सांजी के साथ क्या हुआ। सडनली लोकी अपीयर्स एंड ईमू स्टार्ट्स टॉकिंग टू हिम। और फिर अचानक से लोकी आ जाता है, लोकी पहुंच जाता है और फिर ईमू उससे बात करने लगता है। ईमू इज लुकिंग फॉर द कल्प्रिट बिहाइंड द मर्डर ऑफ माई सर्वेंट हैरल्ड 14 years ago। ईमू लोकी को कहता है कि ईमू एल्बाफ में आया है उस कल्प्रिट को ढूंढने के लिए जिसने उसके सर्वेंट हैरल्ड को मारा था 14 साल पहले। तो ईमू को नहीं पता है किसने मारा था, ईमू को बस इतना पता है कि हैरल्ड मर गया था। तो अब ईमू वही पूछ रहा है लोकी से कि किसने मारा था, मुझे ये जानना है और मैं यही पता करने के लिए एल्बाफ में अभी आया हूँ। लोकी कहता है ही वॉजेंट योर सर्वेंट और एनी थिंग, द नेम हैरल्ड बिलोंग्स टू माई फादर। लोकी थोड़ा असर्टिव होकर के कहता है कि हैरल्ड तुम्हारा कोई सर्वेंट वर्वेंट कुछ नहीं था, हैरल्ड मेरे पिता का नाम है। एंड ही वॉज वंस द किंग ऑफ एल्बाफ, और वो एक टाइम पे किंग था एल्बाफ का, वो किसी का सर्वेंट नहीं था, वो एल्बाफ का किंग था। एल्बाफ इज द लैंड ऑफ वॉरियर जायंट्स, जायंट वॉरियर्स, और ये हम लोग किसी के सर्वेंट नहीं होते, हम हैरल्ड एक किंग था यहाँ पे। देन इन द एब्सोल्युटली एपिक फाइनल डबल पेज ऑफ द चैप्टर की शुरुआत हुई थी एक डबल पेज से, ईमू का क्लोजअप था, और चैप्टर का एंड भी होता है एक डबल पेज से जिसमें कि दिखाया जा रहा है हमको कि लोकी कम्स फेस टू फेस विथ ईमू। लोकी ईमू के फेस टू फेस आ जाता है, बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। लोकी इज वेरी एंग्री एंड ही इज कैरिंग रैगनीर हैमर। लोकी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अपने साथ वो रैगनीर हैमर कैरी कर रहा है। फर्दरमोर द एरिया इज फिल्ड विथ डार्क क्लाउड्स एंड लाइटनिंग। तो हमको देखने को मिलता है कि जो पूरा एरिया है वो डार्क क्लाउड्स और लाइटनिंग से पूरा भरा हुआ है, मतलब हर जगह डार्क क्लाउड्स एंड लाइटनिंग ही है। तो ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि ईमू का पावर पूरी तरीके से वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट ईमू कर रहा है। पूरा आसमान को डार्क क्लाउड से ढक चुका है और ब्लैक लाइटनिंग हो रही है। एंड
लोकी कहता है फिर कि एंड आई एम ऑल्सो द गाय यू आर लुकिंग फॉर। लोकी खुद बता देता है कि आई एम द गाय यू आर लुकिंग फॉर। यार एक बात तो है यार, लोकी मतलब गूदा तो है बंदे ना, मतलब खुद सामने जाकर के फेस टू फेस जाकर के ईमू को कहता है कि मैं हूँ जिसने हैरल्ड को मारा था, मैंने ही मारा था, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, बोलो क्या कर लोगे बताओ। मतलब बात तो है बंदे में, गट्स चाहिए। ईमू फिर कहता है मच हार्डशिप वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ दाउ आरंट हियर। ईमू लोकी से कहता है कि बहुत सारी जो तकलीफ़ें आई हैं, मुसीबतें आई हैं, वो सब अवॉइड किया जा सकता था अगर सिर्फ तुम यहाँ ना होते तो। मतलब ईमू पूरी तरीके से मन बना चुका है कि अब तो लोकी को साफ करना ही है। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर ईमू ने मन बना लिया है तो मतलब ही इज़ नॉट गोइंग टू लेट लोकी ऑफ लाइटली। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो जोरो को एक बार अटैक करके जैसे जाने दिया या फिर उसको छोड़ दिया, सांजी को अटैक करके छोड़ दिया, ऐसा लोकी के साथ शायद ईमू ना करे। क्योंकि ईमू स्पेसिफिकली बस इसीलिए एल्बाफ आया है क्योंकि उसको पता करना है कि 14 साल पहले एल्बाफ को किसने मारा था, और लोकी उसके सामने चढ़ करके बोल रहा है कि मैंने मारा था, बताओ क्या करोगे। और इसीलिए ईमू फिर हो सकता है ये करे कि वो लोकी को मतलब जख्मी ना करे, सिर्फ पूरा ऐसा ब्लो दे जिससे लोकी मरने पर आ जाए। और लोकी का ईमू का पूरा इंटेंशन ऐसा ही लग रहा है, पर क्या ऐसा होगा? फिर लोकी कहता है एल्बाफ इज द वन प्लेस आईड बी। लोकी कहता है ईमू से कि एल्बाफ ही एक ऐसा जगह है जहाँ मैं होऊंगा, मुझे और कहीं नहीं होना था, मुझे और कहीं नहीं वो बेच सकता। एल्बाफ ही मेरा घर है, एल्बाफ में ही मैं पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, और मैं यहीं पे रहता, मैं और कहीं नहीं जाता। हैमर दैट इनटू योर ब्रेन इडियट। फिर लोकी मतलब चैलेंज कर रहा है ईमू को ये कहकर कि मैं यहीं पे रहता हूँ, मैं यहीं पे रहते आया हूँ, मैं और कहीं नहीं जाने वाला था, या मैं कहीं नहीं गया था। और इस बात को तुम अपने दिमाग में हैमर कर लो, बैठा लो, गढ़ लो पूरा अच्छे तरीके से। मतलब लोकी ईमू पे चढ़ रहा है, पूरा डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहता है। लेकिन ये डोमिनेंस ईमू के सामने लोकी अपने पावर से इस्टेब्लिश कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये हमको अभी पता नहीं है। अभी लोकी सिर्फ चढ़ रहा है ईमू पे। एंड ऑफ द चैप्टर, नो ब्रेक नेक्स्ट वीक। तो बस चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और हमको पता है कि लोकी चैलेंज कर रहा है ईमू को। अब ये चैलेंज ईमू कैसे लेगा, ईमू उसका क्या रिप्लाई देगा, या फिर ईमू सीधा अटैक करने पे जाएगा? और अगर अटैक करेगा तो क्या ब्लैक फ्लेम से ही अटैक करेगा या फिर कोई नया अटैक हमको देखने को मिल सकता है? और इस बीच में लूफी कहाँ पे है? लूफी का कोई जिक्र नहीं है इस पूरे चैप्टर में, कहीं कुछ अता पता नहीं है। लूफी के ऑलरेडी जो 2 विंग्स थे, जोरो एंड सांजी, वो जोरो तो ऑब्वियसली जख्मी है पूरी तरीके से, और सांजी का कुछ अता पता नहीं है। सांजी भी डेफिनेटली जख्मी होगा, लेकिन हमें नहीं पता है क्योंकि हमको नहीं बताया गया इस चैप्टर के अंदर कि सांजी को क्या होगा। तो जोरो और सांजी दोनों ही आउट ऑफ पिक्चर हैं। डोरी और ब्लॉगी हैं जो वेस्टर्न विलेज में है अभी भी इधर किलिंगहन के पास पहुँचे नहीं हैं। तो यहाँ पे और कौन मौजूद है? यहाँ पे हो सकता है जिम्बे होगा या फिर रॉबिन होगी। बट क्या जिम्बे और रॉबिन ईमू को चैलेंज कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। अगर लोकी ईमू को टक्कर नहीं दे पाता है तो फिर जिम्बे एंड रॉबिन को बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ऑलरेडी जोरो एंड सांजी हार चुके हैं ईमू से। हार चुके नहीं हैं, बट हाँ डेफिनेटली अभी कुछ टाइम के लिए वो जख्मी होकर के गेम से तो बाहर है, पिक्चर से बाहर है। तो क्या होगा आगे चैप्टर में? क्या लूफी आएगा लोकी के साथ इस बार फाइट करने के लिए ईमू के अगेंस्ट, या फिर लोकी अकेले फाइट लेगा? क्या ईमू लोकी को भी जख्मी कर देगा पूरी तरीके से? क्या होने वाला है आगे चैप्टर में? बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट जब स्पॉयलर्स आएगा तो हम उसको भी रीड करेंगे, और नेक्स्ट जब चैप्टर ये रिलीज़ होगा, जो डबल स्प्रेड्स आए हैं हमारे पास, वो देख करके हमको बहुत मज़ा आएगा, और हम वापस चैप्टर ले करके भी आएंगे और उसको रीड करेंगे आपके साथ में लाइव। तो बने रहिए इस चैनल पे और देखते रहिए वन पीस।